Good morning to all of you. आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, Honorable Minister of Law and Justice, Government of India, Professor Kapil Kapoor, Professor Shri Prakash, Director South Campus, University of Delhi, Professor Ravi Prakash Tekchandani, Director National Council, उन्हें कोई बात नहीं, Director Center for Professor Ravindra Kumar, Director Center for Independence and Partition Studies, Professor Tekchandani, Director National Council for Promotion of Sindhi Language, Madam Jyoti Sharma, Deans, Principals, Directors, respected faculty members, invited guests, and my dear students, good morning to all of you. दिन मनाने का क्या फर्क पड़ता है, मैं उसका एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का कि आज के दिन उन्होंने समय निकाला, क्योंकि पूरे भारत में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को चुना, उसके लिए मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। मैं जब यहाँ आया तो मुझे एक उदय प्रताप सिंह हिंदी के कवि हैं, उनकी कविता की पहली लाइन याद आई, दूसरी याद नहीं आई। और मैंने थोड़ा सा और अपने मन पे, दिमाग पे जोर डाला तो मुझे याद भी आई कि कैसे प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत में विलय जरूरी था उन जीते हुए ठिकानों का, भारत में विलय जरूरी था उन जीते हुए ठिकानों का, लहू बर्बाद कर दिया हमने भारत के वीर जवानों का। आज का दिन उन वीर जवानों को याद करने का भी दिन है। आज 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी उसकी पूर्व संध्या पर उन सबको भी याद करने का दिन है। और भारत की सरकार का, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री का मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसा सोचा कि 14 अगस्त को भारत को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि घाव को कुरेदने की जरूरत क्या है, घाव को बार बार देखने की जरूरत क्या है, जो बीत गई सो बात गई। ये जो बीत गई सो बात गई ने 800 साल की गुलामी भारत को दी, क्योंकि बीत गई सो बात गई होता नहीं है ऐसा। इस कारण से मैं जब 2021 में ये पहली बार तय हुआ और मनाना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा स्टेप भारत की सरकार ने और भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये क्यों मनाना सोचा कि इन द मेमोरी ऑफ द स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन, कि पार्टीशन में जो लोग मारे गए या जिनके जो स्ट्रगल थे, सैक्रिफाइसेस थे, उनको याद देश की आज की पीढ़ी करे और आने वाली पीढ़ी के मन तैयार करे। कितना भयावह था वो सब, कितना भयावह था, पर क्या वो आवश्यक था? कितना भयावह था पर क्या वो आवश्यक था? ये प्रश्न तो है ना, अपने मनों में हमको इस पे सोचना तो चाहिए, क्या वो आवश्यक था? राम माधव जी ने एक किताब लिखी, 2022 में आई वो किताब, पार्टीशन फ्रीडम। और उस किताब का पहले चैप्टर का टाइटल है नोबडी वांटेड इट। टाइटल है नोबडी वांटेड इट बट नोबडी स्टूड अप। कोई चाहता नहीं था ऐसा हो, पर कोई उसके विरोध में खड़ा भी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला। इतनी आसानी से पार्टीशन हो गया, देश बट गया, देश कट गया, कोई कुछ नहीं बोला। दो बहुत फेमस ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेयर, और उन्होंने एक किताब लिखी फ्रीडम एट मिडनाइट। हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी वो किताब, फ्रीडम एट मिडनाइट। उस किताब में जब वो लिखा, उन्होंने ब्रिटिश राज के लास्ट के 2 साल उसमें लिए, 47 से 48 तक का कालखंड लिया, यानी माउंटबेटन के भारत में आने से लेकर महात्मा गांधी की हत्या तक
इतना सा कालखंड उन्होंने लिया और पूरी किताब इस पे लिखी। और ये बड़े सेलिब्रेटेड ऑथर्स थे। इन्होंने इज पेरिस बर्निंग, ओ जेरूसलम नाम की बहुत फेमस बुक्स लिखी थी। तो घटना हुई 1970 की। 70 की घटना है। डोमिनिक लेपियर फ्रांस में थे, तो उनके दोस्तों ने कहा कि आपने पेरिस पे लिखा, आपने जेरूसलम पे लिखा, एक बहुत बड़ी घटना इस सदी में हुई है, अगर आप उस पे लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भारत का पार्टीशन हुआ, आपको उस पर लिखना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिंदा होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पार्टीशन कराने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, वो अभी जिंदा हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए और एक अच्छा कुछ लिखना चाहिए। उनको पसंद आया, उन्होंने लिखा, तो वो कहानी बन गई माउंटबेटन की कहानी। और वो कई महीने माउंटबेटन के साथ रहे इंग्लैंड में, लंदन में, उस समय के दस्तावेज देखे, उस समय की सारी प्रोसेस को समझा, माउंटबेटन का पर्सपेक्टिव समझा, बाकी लोगों का पर्सपेक्टिव समझा। तो वो क्या लिखते हैं? हाउ मेनी डाइड नोबडी नोस, हाउ मेनी डाइड नोबडी नोस, नोबडी मेड ए लिस्ट। और पंजाब और बंगाल को मिलाकर कम से कम 20 लाख लोगों को मारा गया, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए, पर कोई नहीं बोला। भारत में भी नहीं बोला, भारत से बाहर भी नहीं बोला, कोई नहीं बोला। क्यों 14 अगस्त जरूरी है? कि कोई नहीं बोला। और माउंटबेटन ने क्या कहा? एक स्टेटमेंट उन्होंने दी माउंटबेटन की, मैं कोट करूंगा उसको। माउंटबेटन ने उनको कहा, ऑथर्स को बातचीत में, कहते हैं कि ये थैंकलेस हैं ब्रिटेन के लोग। माउंटबेटन कहते हैं, 1970 की घटना है, कि थैंकलेस हैं ये ब्रिटेन के लोग। मैंने भारत का पार्टीशन करवाया, बिना एक भी बूंद ब्रिटिश ब्लड गिराए। एग्जैक्ट इज विदाउट स्पिलिंग इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्रिटिश ब्लड। कैसी सोच है? 30 लाख लोग मर गए भारत के, उनके खून को आप खून नहीं मानते और कहते हो, गर्व से कहते हो कि विदाउट स्पिलिंग द सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्रिटिश ब्लड। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा खराब कोई बात हो सकती है क्या, जो लॉर्ड माउंटबेटन ने 1970 में कही? पर कोई कुछ नहीं बोला, पर कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा तो है नहीं, ये किताब में लिखी हुई है घटना। 20 लाख लोग मर गए, कोई कुछ नहीं बोला, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। भारत के प्रधानमंत्री का पुनः आभार करूंगा कि आने वाली पीढ़ी को और आज की पीढ़ी को ये सब याद कराने का दिन बनेगा, ये 14 अगस्त का दिन। ऐसा दोबारा ना हो जाए, इसका संकल्प लेने का दिन है, उसको समझकर संकल्प लेने का दिन है, आज की पीढ़ी के लिए और भावी पीढ़ी के लिए। बांग्लादेश में जो कुछ अब हुआ या जो पहले हुआ और जो हो रहा है, ये उसका एक्सटेंशन है। याद रखने और याद करने का दिन है ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। एक और बात क्या है कि जो ब्रिटेन के, यूरोपियन और अमेरिकन बहुत सारे ऑथर्स हैं, वो कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। पिछले 70-75 साल में कई नैरेटिव सेट हुए। जब मैं बार बार बोलता हूं कोई कुछ नहीं बोला, मैं कोट करूंगा। वो कहते हैं कि भारत के लोग अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। लिखते हैं, खाली कहते भी नहीं है, लिखते हैं कि भारत के लोग अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। अगर इंग्लैंड नहीं कब्जा करता तो फ्रांस कर लेता, फ्रांस नहीं कब्जा करता तो हॉलैंड कर लेता, हॉलैंड नहीं कब्जा कर लेता तो पुर्तगाल कर लेता। यानी हमारे पे कब्जा होना तो निश्चित था, ऐसा वो मानते हैं। इतना बड़ा प्रभावी वीरों का देश, और ये छोटे छोटे, हमारी एक स्टेट से भी छोटे देश, इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ये नहीं करता तो वो कर लेता, वो नहीं करता तो वो कर लेता। हम इतने कमजोर क्यों, कब, कैसे हुए, इस पर विचार करने का दिन है। प्रोफेसर रविंद्रन ने ठीक कहा कि उन कारणों को समझने की जरूरत है, और समझने के बाद क्या हमने उनका निदान कर लिया 2024 तक आते आते? आज यदि संकट आता है तो क्या हम सक्षम हैं? मैं मानता हूं कि हम बहुत सक्षम हैं, बहुत परिवर्तन आया है आज। लेकिन क्या वो कारण चले गए भारत से और भारत के समाज से, भारत के मन से, भारत के लोगों से? इस पर विचार करने का दिन है।
एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। माननीय मंत्री जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के करिकुलम में अल्लामा इकबाल को पढ़ाया जाता है था, और इस गर्व से पढ़ाया जाता था कि उन्होंने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। उसने लिखा लेकिन माना नहीं। और कब लिखा उसने? 1904 में, जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट था। पूरी जिंदगी जिसने, और जो पाकिस्तान का फाउंडर है, एडवाइजर है, वो जिना का एडवाइजर है, मैं एक कोट दूंगा उसका। उसने, ही सेड टू जिना, डू नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स, डू नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम्स, बट टॉक ऑफ कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी विद द हिंदूज। ये जो शब्द है ना, कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी विद द हिंदूज, जो ऐसी सोच का व्यक्ति था, उसको दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? हमने हटा दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सोचा, तय किया, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय किया ऐसे लोगों को क्यों पढ़ाना है। हमने तय किया हम सावरकर को पढ़ाएंगे, हम अंबेडकर को पढ़ाएंगे, हम गांधी को पढ़ाएंगे। हम उनको क्यों पढ़ाएंगे जो भारत के विभाजन के गुनाहगार हैं, जो उसकी बीज बोने वाले लोग हैं। उनको विश्वविद्यालय में, और ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ाना, इसी कारण से 14 अगस्त मनाना बहुत जरूरी है। उन मनों को ये कभी लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं इसमें। देखिए, पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है किसी का, लेकिन राष्ट्र के संदर्भ में कोई पर्सपेक्टिव नहीं चलता। राष्ट्रहित केवल राष्ट्रहित है। कविता तिवारी की बहुत फेमस, एक हिंदी की पोएट है, उनकी बहुत पोएट्रेस हैं, बहुत अच्छी कविता है कि विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त थे जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। विभीषण के नाम पर भारत में कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता, और केवल भारत में ही नहीं, श्रीलंका में भी कोई नहीं रखता। किसी माँ ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखते, जबकि वो राम जी के भक्त थे, राम जी की कृपा थी। कहते ना तुलसीदास जी, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई, लेकिन देशद्रोही पे वो भी नहीं होती। विभीषण इसके उदाहरण है कि इतने वर्षों में, 5000 साल में, किसी ने विभीषण नाम नहीं रखा अपने बच्चे का, कभी सोचा भी नहीं कि रखा जाएगा। यानी जो देशद्रोह करता है उस पर राम जी की कृपा होती नहीं है। तुलसीदास जी को यहां एक्सेप्शन करना चाहिए था कुछ, उन्होंने वो करा नहीं इसको एक्सेप्शन को। तुलसीदास जी ने, उन्होंने सीधे ही कह दिया कि जा पर कृपा राम की हुई, प्रोविजो करना चाहिए था। उन्होंने कहा जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। ये भी सच नहीं हुआ, क्योंकि राम जी की कृपा तो विभीषण पे थी, लेकिन राम जी की कृपा हनुमान जी पे भी थी। इस हॉल में बैठे न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर आते हैं। ये होता है राम जी की कृपा का प्रभाव। सही सोच, सही मन बनाने के संकल्प लेने का दिन है। अखंड भारत में आजाद 47 से पहले 2 प्रमुख शहर थे जिन्होंने आजादी का आंदोलन चलाया, और बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है, एक कलकत्ता का और एक लाहौर का। कलकत्ता तो हमारे पास आ गया, लाहौर हमारे से रह गया। क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या लाहौर हमें छोड़ना चाहिए था? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम सब जो लोग हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो सब लाहौर के गुनाहगार हैं, क्योंकि उसने और कलकत्ता ने पूरा योगदान किया आंदोलन को चलाने के अंदर। रावी के तट पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अंतिम विदाई हमने लाहौर से दी। उसको छोड़ने का, तभी कहा ना 71 में संभव था। मैंने जहां से शुरुआत की थी, जिस बात से शुरुआत की थी कि हमने क्या किया, मौका गवा दिया। एक और व्यक्ति है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, और हमेशा 14 अगस्त को होना ही चाहिए, रेडक्लिफ का। साइरिल रेडक्लिफ जब भारत आए, एक वकील थे और बहुत कोई फेमस वकील भी नहीं थे। वो जब भारत आए 8 जुलाई 1947 को, 8 जुलाई 1947 को चेयरपर्सन थे वो बाउंड्री कमीशन के, और उन्होंने अपनी जो पहली जो रिपोर्ट सबमिट करी पार्टीशन की, वो की 12/1947 को, केवल 34 दिन के बाद, भारत आने के पहले कदम रखने पर और रिपोर्ट सबमिट करने में केवल 34 दिन थे उनके पास। 34 दिन में वो रिपोर्ट सबमिट कर गए,
और उससे पहले वो कहते हैं न तो मैं भारत को जानता था, ना मैप में पहचान सकता था, ना मुझे इसका आइडिया था, ना इसकी कल्चर का कोई आइडिया था। और वो कहते हैं, और ये बात उन्होंने कही कुलदीप नैयर को। 1970 में कुलदीप नैयर लंदन गए माउंटबेटन से मिलने, वो भी अपनी किताब लिख रहे थे एक। उन्होंने सोचा कि रेडक्लिफ से भी मिला जाए, तो रेडक्लिफ से वो मिलने गए। तो रेडक्लिफ ने उनको क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने लाहौर भारत को दे दिया था, मैंने लाहौर भारत को दे दिया था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है। मैं कलकत्ता पहले ही भारत को दे चुका था, तो मुझे लाहौर पाकिस्तान को देना पड़ा। यह क्या लॉजिक हुआ कि पाकिस्तान को देना पड़ा? फिर वो कहते हैं कि शाम को मैं माउंटबेटन और रेडक्लिफ डिनर पर मिले। वहां वो भारत के शहरों को ट्रांसफर करने के लिए ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि अच्छा चलो लाहौर इनको दे देते हैं, ढाका यहां से उठा लेते हैं, यहां से उठा लेते हैं, कि ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि कोई चेस का गेम खेल रहे हो बैठे हुए। और उन्होंने वो आधे पौने घंटे का उनका डिनर टाइम था, उसमें भारत का भाग्य निर्धारित करके फाइनल स्टैंप लगा दी उसके ऊपर। पर कोई नहीं बोला, पर कोई नहीं बोला, भारत में भी नहीं बोला, भारत से बाहर भी कोई नहीं बोला। ऐसा भी नहीं है कि रेडक्लिफ ही अकेले थे, उसके 4 मेंबर और थे। 2 भारत की साइड से थे, मेहरचंद महाजन, और दूसरे तेजा सिंह। और पाकिस्तान की तरफ से थे दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। ये चारों जजेस थे, अच्छे पढ़े लिखे समझदार रहे होंगे, हम मानते हैं जजेस थे तो अच्छे पढ़े लिखे समझदार रहे होंगे, पर कहाँ गई वो समझदारी? तो वो कहते हैं, मैंने एक सवाल किया उनसे, रेडक्लिफ से, कि आर यू सेटिस्फाइड विद द वे यू ड्रू द बॉर्डर लाइंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? He said, I had no alternative. The time at my disposal was so short that I could not do a better job. Given the same period, I would do the same thing. However, if I had 2 or 3 years, I might have improved on what I did, say Redcliffe. 3 बरस मांग रहा था, आपने 13 दिन में निपटवा लिया उससे। 13 दिन में निपटा और कोई नहीं बोला। ये बहुत सोचने की बात है। और एक लास्ट खत्म करते हुए, इससे 1 साल पहले लेके चलता हूं आपको, अगस्त 1946। अगस्त 1946 को क्या हो रहा था? अगस्त के महीने में बंगाल में दंगे हो रहे थे। बंगाल के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स हो रहे थे। वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं सोहरावर्दी साहब, उनका क्या रोल था, ये प्रश्न छोड़ता हूं। और वो जो दंगे हो रहे थे उस समय, तो 16 अगस्त का जिन्ना का स्टेटमेंट है। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने कहा, इन ए वार्निंग टू कांग्रेस सेड, ही वार्नड कांग्रेस, वी डू नॉट वांट वॉर, इफ यू वांट वॉर वी एक्सेप्ट योर ऑफर अनहेजिटेंटली, वी विल ईदर हैव ए डिवाइडेड इंडिया और ए डिस्ट्रॉयड इंडिया। Either we will have a divided India or destroyed India, पर कोई कुछ नहीं बोला। I would like to quote Dr. Ambedkar. He said, partition may solve the immediate problem, but it will leave behind a legacy of bitterness and strife. विभाजन समस्या को, थोड़ी चीजों को तत्काल समाधान तो कर सकता है, लेकिन यह कड़वाहट और संघर्ष की विरासत छोड़ जाएगा जो भारत भुगतेगा। और यह सच साबित हुआ। हमने देखा पाकिस्तान में, हमने देखा बांग्लादेश में। पर हमने सीखा क्या? प्रश्न है कि हमने इससे सीखा क्या? हिंदू पॉपुलेशन 1947 में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 30% थी, आज 7% है 2024 में। वेस्ट पाकिस्तान में 1947 में 24% थी, आज लेस देन 1% है। हमने क्या सीखा? आज का दिन संकल्प लेने का दिन है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं। राष्ट्र की सुरक्षा हर नागरिक का पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, 5वां काम, 10वां काम। और राष्ट्र प्रेम यूनिवर्सिटीज के का एपिसेंटर होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज का काम केवल कुछ फार्मूले पढ़ाने का नहीं है, यूनिवर्सिटीज का काम केवल कुछ एल्गोरिथम्स डेवलप करने का नहीं है, यूनिवर्सिटीज का काम केवल कुछ साइंटिफिक अकॉम्प्लिशमेंट्स लेने का नहीं है, वो सब तो है ही।
यूनिवर्सिटी का काम ऐसे मन तैयार करने का काम है कि देश पे संकट आए तो वो सारे खड़े हो जाएं देश के लिए, ऐसे मन तैयार करने का नाम है। उस राष्ट्र के एपिसेंटर में, देश के एपिसेंटर में यदि राष्ट्र होगा जो होना चाहिए, और 14 अगस्त का दिन इस तरफ जाने का एक स्टेप लेता है, ऐसे मन हम तैयार करें। ये सभी शिक्षकों की भूमिका इसमें प्रखर होनी चाहिए, एक पूरा उनका इसमें मन होना चाहिए, क्योंकि पहले हम इस पे कन्विंस होंगे तो हम आगे ऐसा करेंगे। मैं मानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय इसमें अच्छा करेगा, अच्छी लीड लेगा, हम कुछ उदाहरण देंगे, उदाहरण बनेंगे, यही देश हमसे अपेक्षा रखता है। आशा है हम इस मैसेज को सही तरीके से लेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार।